महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। वो समाप्त हो गई और तकरीबन 8,000 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा है। लेकिन आज सबसे अधिक कोई चर्चा में है तो वह है घाटकोपर पूर्व से बीजेपी के उम्मीदवार पराग शाह। वजह वजह यह है कि वो जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने पर्चा भरा है सबसे अमीर हैं। और आज उन्हीं सबसे अमीर उम्मीदवार पराग शाह से मैं आपको मिलाऊंगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं पराग शाह जी। सर नमस्कार। पूरे देश में देखा जा रहा है तो आज चर्चा आपकी है कि आपकी जो संपत्ति आपने जो दिखाई है 3,383 करोड़ के आसपास है। लोग हैरान हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संपत्ति दिखाई नहीं गई हुई है, ये संपत्ति है। जो है वो दिखाना है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आदमी की अमीरी उसकी संपत्ति से नहीं होती है। आदमी की अमीरी उसकी भावनाओं से होती है। और मेरी संपत्ति का उपयोग मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उतना मेरी जात को अमीर मानेगा। संपत्ति बहुत लोगों के पास है, पर संपत्ति का सदुपयोग करना सीखे लोग, वो एक भावना है मेरी। और मैं मानता हूँ कि भाई मेरे भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे ये देश से सब कुछ मिला है, तो मेरे को ये देश को कुछ ना कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसमें 2019 में 550 के करीब करोड़ के करीब थी और 557% बताया जा रहा है कि इतनी बढ़ोतरी होगी। तो इतना देश तो इतना भी विकास देश ने भी इतना विकास नहीं किया होगा जिस तरह से आपने विकास किया। नहीं, आपकी जानकारी के लिए 2017 में मैं कॉरपोरेशन लड़ा था और 2017 में मेरी वैल्यू 750 करोड़ रुपये थी। 2019 में मेरी वैल्यू 500 करोड़ का आजू बाजू थी और आज इसकी वैल्यूएशन को 3,000 करोड़ प्लस है। मैं लिस्टेड कंपनी चला रहा हूँ, चेयरमैन हूँ और आज से 25 साल से चला रहा हूँ। तो ये सब मार्केट वैल्यू है, शेयर की वैल्यू है। दिस आर ऑल पेपर वेल्थ। तो एक संपत्ति तो अभी आज 3,200 है, कल शेयर के भाव बढ़ गए तो 6,500 होएगा, कल कम हो गए तो 2,000 करोड़ होएगा। तो दिस आर ऑल पेपर वेल्थ विच मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट अंडरस्टैंड दिस। लोग ये भी शायद नहीं समझते होंगे कि हैरान इसलिए हैं कि एक नेता के पास जो चुनाव लड़ रहा है इतनी संपत्ति है, हालांकि आप नेता कम बिजनेसमैन ज़्यादा हैं। शायद यही वजह है। ना, मैं नेता कम हूँ मैं वो भी नहीं मानता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ। ज़्यादा कम का डेफिनेशन अलग है, बट मैं ये मानता हूँ कि मैं एक समाज सेवक भी हूँ और मैं मेरा 50% से ज़्यादा समय हमेशा फिलेंथ्रोपिक वर्क, समाज में कोई भी ट्रस्ट की एक्टिविटी में मेरा समय जा रहा है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। इस बार जब टिकट की चर्चा हो रही थी तब एक खबर ये भी आई थी कि शायद आप बीमार रह रहे हैं ज़्यादा कुछ, तो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो बाकी लोगों की जो उम्मीद थी वो तो थी, लेकिन आप फिर से मैदान में आ गए। देखो, राजकारणियों के स्टेटमेंट के ऊपर आप लोग कोई कॉल लो, उसको मैं नहीं मानता हूँ। राजकारण में ऐसा है कि आपके प्रतिस्पर्धी को अगर खांसी भी आई तो सामने वाला सोचने लगता है कि इसको टीबी हो गया। आज से 4 साल पहले मेरे को पेट में दर्द था। 2021 में मेरा गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और उसकी हवा घूमी कि वे पराग भाई को कैंसर है। कोइंसिडेंटली मेरा छोटा बेटा यूएस में रहता है, मेरा बिजनेस वहाँ पे है, मेरा ऑफिस भी है वहाँ पे, तो मेरे को साल में 1-2 बार जाना पड़ता है। अगर मैं मेरे बेटे को मिलने को जाता है तो भी लोग बोलते हैं कि पराग भाई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने को गए। तो उनकी वो भावना है। मैं उसको ऐसा नहीं मानता हूँ कि उनकी खराब भावना है। मैं ऐसा मानता हूँ उनको मेरे लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम है, कि वो प्यार के कारण उनको जो लोग मेरे से ज़्यादा चिंतित होते हैं कि पराग भाई को खांसी आया तो पराग भाई को टीबी हो गया, वैसा है। बाकी कुछ यानी नहीं। वो एक अफवाह थी एक तरह से। जी, अफवाह है। मतलब जो टिकट पाने के लिए जो दांव पे जो किए जाते हैं उस तरह का कुछ था। नहीं, वो टिकट पाने का दाव पेच में नहीं बोलूँ, अभी वो उनकी भावना क्या थी मुझे नहीं मालूम है। बट ये बहुत संकुचित मानसिकता है कि अपने स्वाद के लिए आप लोग किसी को भी कोई भी हद तक लेके जाओ। वो मेरे संस्कार में तो कम से कम नहीं है। दूसरे के संस्कार कैसे, वो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये सच है, इस बार भी आप लड़ना चाहते थे। मैं राजकारण में देश की सेवा करने आया हूँ। मैं राजकारण में कुछ लेने को नहीं आया हूँ।
देश की सेवा करके कोई आदमी अटक जावे तो इसका मतलब ये है कि उसको देश की सेवा करने का भाव नहीं था। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक अपने देश है, तब तक वो देश की सेवा करनी चाहिए, ऐसा मैं ज़रूर मानता हूँ। और वो कारण सर मैं सक्षम होकर खड़ा हूँ। एक सेवा तो होती है जो जनप्रतिनिधि के नाते आप करते होंगे, जो लोगों की समस्याएं हैं सरकार से जो होती है वो। लेकिन जिस तरह का आप सब आपका व्यवसाय है, एक सीएसआर बहुत बड़ा आपके व्यवसाय तो होगा, तो क्या कुछ और भी तरीके से करते हैं आप सेवा लोगों की, या फिर जनप्रतिनिधि के नाते ही ज़्यादा कर पाते हैं? सीएसआर फंड कंपनी का होता है, वो इंडिविजुअल नहीं होता है। मैं जनरली लोगों को नहीं बताता हूँ, बट आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं मेरी इनकम के कुछ परसेंटेज, मैं आज नहीं लास्ट 25 साल से मेरी इनकम के कुछ परसेंटेज मैं चैरिटी करता हूँ। मैं मानता हूँ कि भगवान मेरे पार्टनर है, और जो कंपनी में भगवान पार्टनर है वो कंपनी कभी नीचे नहीं जा सकती है, वो आदमी कभी नीचे नहीं जा सकता है। और वो फल मुझे दिख रहा है, आप खुद मेरी बैलेंस शीट देख रहे हो। मैंने शुरुआत किया है और ये मेरे पास जो कुछ भी संपत्ति है मेरी खुद की कमाई हुई संपत्ति है, और मेरे को उसका बहुत खुशी है। संपत्ति को मायने रखना मैं ये मानता नहीं हूँ। देश की सेवा करना, हमारे लोगों की सेवा करना, हमारे समाज की सेवा करना, और उसके लिए कभी कभी पद का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। लोग पद का उपयोग खुद के लिए करें कि समाज के लिए करें, वो इंडिविजुअल है। मैं ये फ़ख्र से बोल सकता हूँ कि मैं एक ईमानदार उम्मीदवार हूँ, और मेरे पे मेरे दुश्मन जो लोग सोच रहे कि पराग भाई को ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, कम से कम वो लोग भी ये कभी क्लेम नहीं किया है कि पराग भाई ईमानदार नहीं है। बस वो बात की मुझे खुशी है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि लोगों से मिलना, लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को समझना और समाधान करना। तो ये जो आपका जो संपत्ति है, या फिर जो आप कारोबारी हैं बड़े, तो वो कहीं आड़े आता है बीच में, या आप सुलभ तौर पे जैसे आम जनप्रतिनिधि कर लेते हैं वैसे ही करते हैं? आप अभी आए मेरा इंटरव्यू लेने को, ना आपने मुझे पहले बताया हुआ था, ना मेरे से आपने कोई अपॉइंटमेंट ली थी। मैं आपको 5 मिनट में मिला ना। यही कार्य मेरा हमेशा रहता है। बहुत से राजकारणियों की वर्किंग स्टाइल ऐसी है कि पहले तो सामने वाले को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करो, प्रॉब्लम क्रिएट करके वो प्रॉब्लम को एक दिन में मत सुलटा लो। वही प्रॉब्लम के लिए वो सामने वाला जब भी 4 बार आता है, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सामने वाले को लगता है मेरा काम बहुत डिफ़िकल्ट था, सामने वाले ने कर दिया। मैं उसमें मानता नहीं हूँ। मैं आपका काम है, मेरे से हो सकता है मैं आपको हाँ बोलता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता हूँ तो मैं आपको ना बोलता हूँ, और मैं आपको कारण भी बताता हूँ कि ये कारण से काम नहीं हो सकता है, और मैं मेरा समय उसमें बचाता हूँ। हाँ, मेरी व्यावसायिक शेड्यूल के कारण काफ़ी बार मैं बिज़ी होता हूँ, मैं मानता हूँ, बट उसको कैसे करना उसके लिए मेरे पास मेरी संपूर्ण टीम भी है। काफ़ी कार्यकर्ताओं मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको अच्छा काम करना है, और कार्यकर्ताओं के पास पावर भी है और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जनरल मानसिकता ऐसी है कि पॉलिटिशियन मिला, पॉलिटिशियन आए, पॉलिटिशियन ने मेरा काम किया, मैं उसमें नहीं मानता हूँ। मेरा काम है आपका काम करना। आपका काम कैसे करवाना वो मेरी जवाबदारी है। मैं खुद काम करूँ या मैं मेरे 4 आदमी साथ में रख के काम करवा लूँ, मैं जनता का काम कर रहा हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ माई रोल। मेरे को काम दिखाना नहीं है, मेरे को काम करना है। तो क्या यही वजह रही है शायद कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से संविधान बदलने की बात आई, आरक्षण रद्द होने की बात आई, उसको डर कर मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय एकदम से बीजेपी के खिलाफ चला गया था, और लोकसभा की कई सीटें कम हो गई। हालांकि ये लोकसभा भी बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन आपके विधानसभा में तकरीबन 33,000 वोटों की लीड थी। देखो, लोकसभा के टाइम जो संविधान बदली हो जाएगा, वो सब जो भ्रमणा पैदा की हुई थी, वो भी एक राजकीय षड्यंत्र था। हम देख रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है, हर फील्ड में विकास है, कोई एक आधी इंडस्ट्री में विकास ऐसा नहीं है, हर लोग खुश है, उन्नति है। मोदी जी या मोदी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी पार्टियों ने जो भी काम किया है वो सराहनीय है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो काम को मैं सराहनीय करता हूँ। साथ में मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि
हाँ, लोकसभा में ये टाइम काफ़ी जगह पे मुस्लिम सुस्तीकरण होने के कारण, बट मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की कभी भी ये मुस्लिम संप्रदाय अलग है वो मानसिकता नहीं है। ये तो कोई भी दूसरी राजकीय पार्टियों ने अपना अपने एजेंडा चलाने के लिए किया है, और मैं देश की जनता को अपील करूँगा कि भाई उनको ये चीज़ समझनी है कि ये राजकीय षड्यंत्र में से हम बाहर निकले और पहले हम हमारा देश का विकास करें, हम सब साथ में मिल के काम करें, हम भाईचारा से काम करें, और हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक सवाल घाटकोपर से, घाटकोपर किससे आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब और क्या करना चाहेंगे विकास के लिए घाटकोपर में के? देखो, घाटकोपर एक समृद्ध सबब है और डेवलप सबब है। मुंबई शहर में जो जो डेवलप सबब्स है उसमें कोई डेवलपमेंट करने का स्कोप नहीं है। मैं कोई गलत कमिटमेंट किसी को देना नहीं चाहता हूँ, बट जो चीज़ हमारे पास है, जो बनी हुई है, उसको कैसे मेंटेन करो, लोगों की मानसिकता कैसे चेंज करो, लोगों में भाईचारा कैसे डेवलप करो। मैं हमेशा मानता हूँ कि नेता का काम ये है कि सभी संप्रदाय, सभी नात जात, सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोगों को साथ में रख के जब भी हम सब एक ही आवाज़ में बात करेंगे कि हम इंडियन हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ, उसमें से जो दिन हम बाहर आ गए तो विश्व के कोई भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि भारत के विकास को रोक सके। बिल्कुल, लेकिन आपके ही घाटकोपर में हमेशा अक्सर मराठी और गुजराती विवाद उठ जाता है। नहीं, देखो, अक्सर नहीं विवाद उठता है ये। जब भी ये विवाद उठता है उसके 2 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं, तो लोग अभी समझते हैं, बट कोई लोग समझ के भी नादा नहीं करते। बट अभी काफ़ी लोग ये समझ लगे, और घाटकोपर की जनता में मेरे ख्याल से वो रिजल्ट दिखा है कि भाई भले ये लोग ने कुछ भी किया पर हम हमारे वहाँ से लीड लेके आ सके। लोगों को विकास और समृद्धि से मतलब है, नात जात से मतलब नहीं रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।